हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान का जो है रैपिड फायर रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। इसका पार्ट टू है। इससे पहले जो है पार्ट वन हो चुका है। इसमें नागरिकता को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि संघ एवं राज्य क्षेत्र का थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। और एक सूचना आप लोगों के लिए है कि आज बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है अप्लाई का आज प्रारंभ जो है कुछ कारणों से उसको स्थगित किया गया है। उसका संभावित कारण यही है कि जो फॉर्म का फीस है 500 रुपया, उसको घटा करके 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार जी ने बताए थे कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बताए हैं कि आपका जो है 100 रुपया कोई भी फॉर्म है, फॉर्म फीस 100 रुपया ही रहने वाला है। तो तैयारी में हम लोगों को जुटे रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी फॉर्म अप्लाई शुरू नहीं हुआ है तो कोई भी उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। प्रारंभ करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जब भी देखिए। और आपका प्रश्न यदि नहीं बनेगा सेट में, तब आप दोबारा नहीं देखिएगा। तो आपको देखिए, यदि इससे कोई सीखने को मिलता है तो आप ज़रूर देखते रहिए पूरा। प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित, जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग हैं, उसको हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। 1903 में जो है एक आयोग आया था, सर हर्बर्ट रिस्ले। सर हर्बर्ट रिस्ले 10 से 12 आयोग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको ज़रूर याद रखना है। तो ये जो है 1903 में सर हर्बर्ट रिस्ले आयोग आया था, जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग एक आयोग आया था। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये भी एक राज्य पुनर्गठन के लिए आया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन 1930 में आया था। भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन कब आया था? तो ये आया था 1930 में। ओडिनाल आयोग जो है ये कब आया था? ओडिनाल आयोग, ये ध्यान रखना आपको, 1931 में आया था ओडिनाल आयोग। 1936 में जो है भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति आया था। भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति 1936 में। और धर आयोग जो है, धर आयोग इम्पोर्टेंट है, एस.के. धर आयोग इसका पूरा नाम है, 1948 में आया था एस.के. धर आयोग। जेवीपी आयोग जो है 1948 में आया है, जेवीपी आयोग। और ये कब आया है? 1948 में। फजल अली आयोग जो है, फजल अली आयोग 1953 में आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है फजल अली आयोग। तो ये ध्यान रखना आपको, फजल अली आयोग 1953 में। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो मद्रास का जो परिवर्तित नाम है चेन्नई, चेन्नई ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया गया? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया गया? तो टोटल 3 राजधानियों का प्रावधान किया गया। अमरावती जो है विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी, और कर्नूल जो है न्यायिक। तो कर्नूल जो है ये न्यायिक, आपको ध्यान रखना है, कर्नूल हो जाएगा न्यायिक। अमरावती तो विधायी, विधायी मतलब आपको ध्यान रखना है, विधायी हो गया आपका अमरावती, अमरावती मतलब अमर होना, तो विधायी हो गया। और विशाखापत्तनम कार्यकारी, मतलब कार्यालय में शाखा में बटा रहता है, तो विशाखापट्टनम शाखा, ये कार्यकारी हो गया। और कर्नूल जो है ये कर्नूल है, 9 इसमें है, तो इसको याद रखना है न्यायिक। ये आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। अब है वर्ष 1969 में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु किया गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। राज्यों के परिवर्तित नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यदि इसके साथ जुड़े रहेंगे ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। और इसमें केवल 177 पेज है, जिसमें हम लोग 25 के आसपास जो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका बहुत ही जल्द ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। और आपको ज़्यादा एक दिन समय भी देने का ज़रूरत नहीं है, केवल 30 मिनट के आसपास आपको प्रत्येक दिन समय देना है। तो अभी देखेंगे परिवर्तित नाम। मद्रास का नाम जो है तमिलनाडु कर दिया गया था, मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु। मैसूर जो है इसका नाम वर्तमान में कर्नाटक है। उत्तरांचल का जो है उत्तराखंड कर दिया है। और पांडिचेरी का पुदुचेरी कर दिया है, पांडिचेरी का पुदुचेरी। उड़ीसा का जो है ओडिशा कर दिया, उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम लोग। भारत में राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं। भारत में राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं, स्पष्ट होता है अनुच्छेद 1 से। आपको शब्द के ऊपर ध्यान देना है। भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं,
अनुच्छेद 1 में कहा गया है। संघ राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, यह स्पष्ट होता है। राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य अपने आप में अलग हो सकते हैं, जैसे एक राज्य से 2 राज्य बन सकता है, लेकिन संघ से नहीं। अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है। हिमाचल प्रदेश राज्य का 1971 से पहले जो था क्या था, हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 से पहले संघ राज्य क्षेत्र था। तो ये ध्यान रखना है, संघ राज्य क्षेत्र था। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नया नाम क्या कर दिया गया, तो 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। चलिए अगला है, संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। प्रयुक्त कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। एक बार दोबारा से इसको सुनना है ध्यान से आपको। संविधान में जो प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द है, इसका अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण, संघ और राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, और यह कहने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना किसका उल्लेख है। सिक्किम को जो है संघ के साथ संयुक्त किया जाना अनुच्छेद 2A का ये जो है इसके तहत किया गया था। यानी सिक्किम को संघ के साथ संयुक्त किया जाना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 2 का A के तहत। अब हम लोग जो है यहाँ से नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, जो आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि नागरिकता जो है, नागरिकता प्रारंभ करेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां चैप्टर है नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित एक एक प्रश्नों को जो है यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख, और अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 में 5 से 11। नागरिकता किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है नागरिकता। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है, तो भारत के जो संविधान है इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में भारतीय जो है, भारत में हम लोगों को जो नागरिकता मिला है, एकल नागरिकता मिला है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को। मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन अर्हताएं होते हैं, तो केवल भारत के जो नागरिक हैं वहीं जो है संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के योग्य हैं, केवल भारत के नागरिक। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास के द्वारा नागरिकता का प्रावधान है, यानी निवास के स्थान पे। तो ये अनुच्छेद 5 में है, आपको ध्यान रखना है। अधिवास के द्वारा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 5 है। पूछा जाएगा कि अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 5 में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होगा। तो यही चीज़ क्लियर हो गया। संविधान के अनुच्छेद 5 में जो है इसमें प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ पर, यानी प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होगा। यानी संविधान के प्रारंभ जब हुआ था उस समय तक जो भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया था भारत का नागरिकता हो जाएगा। तो अधिवास क्षेत्र के आधार पर नागरिकता का उल्लेख करता है अनुच्छेद 5। अधिवास का क्या तात्पर्य है, अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध है। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उद्भव अधिवास और विकल्प अधिवास। नेक्स्ट है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 7 में दिया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत से जो पाकिस्तान गया था उसके लिए नागरिकता के संबंधित अनुच्छेद 7 है।
6 में आने वाले के लिए है जो पाकिस्तान से आया था, और 7 में जाने वाले के लिए है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 8 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं, विदेश में रह रहा है या वहीं पे रहने लगा है हमेशा के लिए, तो उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। 8 में किया गया है। अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा, यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। यानी अनुच्छेद 5, 6 और 8 के तहत जो आने वाले व्यक्ति हैं, तो वो किस कारण से नागरिकता उसका नहीं रहेगा, यदि वह स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तब। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? तो नागरिकता को अर्जित करने के लिए नियम कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं, संसद। नेक्स्ट है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है? ध्यान देना आपको, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है? तो 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक। यानी प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए, तो जो विदेशी व्यक्ति प्रवासी के रूप में भारत में रह रहे हैं, यदि उनको चाहिए नागरिकता तो 12 वर्षों तक निवास करना पड़ेगा। अगला है, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अप्रवासी, अप्रवासी कहते हैं। अगला है, जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता धारा अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के द्वारा जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 10 के तहत। तो ऊपर में जो एक प्रश्न था ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो के बाहर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अप्रवासी। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो पंजीकरण के द्वारा ये 7 वर्ष करना होगा, 7 वर्ष करना होगा। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? तो कानूनी रूप। नागरिकता जो है लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? तो कानूनी रूप। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था? तो 5 से 9 तक जो है, 5 से 9 तक लागू हो गया था। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल रूप से, तो ऊपर बताया गया है 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सभी जो है आपको टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुआ था जिसको शामिल किया गया था 394 में। तो इस प्रकार से टोटल 16 अनुच्छेद हो जाता है, जिसमें आपको 5, 6, 7, 8, 9 ये 4 अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद आपको यहाँ से था। नागरिकता की समाप्ति जो है कैसे कैसे हो सकता है ये देखेंगे। नागरिकता का जो परित्याग होगा, जैसे पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। यानी व्यक्ति नागरिकता खुद से त्याग सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। यानी युद्ध चल रहा हो, उस समय कोई व्यक्ति कहेंगे कि मुझे नागरिकता नहीं चाहिए, तो उस समय जो है केंद्र सरकार रोक सकते हैं। अगला है, ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे यह कहा गया, कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग करके दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसका जो नाबालिग बच्चा होगा, नाबालिग मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, वह जो है भारत के नागरिक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष प्राप्त कर लेगा तो वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस आधार पर कि मेरे माता पिता भारत के नागरिक थे, नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
तो ये हो गया क्लियर। अब पर आप यहाँ पे देखेंगे बर्खास्तगी, जैसे नागरिकता जो है कैसे खत्म हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश का लिया, भारत का स्वयं खत्म। और उसके बाद है, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न करे। यानी युद्ध के समय में ऐसा नहीं हो सकता है। वंचित किए जाने पर, जैसे नागरिकता जो है, वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है। उसमें है, नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य को छिपाया गया हो। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए छल या झूठ के द्वारा वास्तविक तथ्य को छिपाया गया हो तो भी समाप्त हो सकता है। भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, संविधान की अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, फिर भी उसका ख़त्म किया जा सकता है। अगला है, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो। यानी युद्ध में भारत शामिल है, जैसे भारत शामिल हो मान लीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में, और उसी समय जो है कोई शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार कर रहा है तो उस समय भी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहे हो। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर चला गया है, 7 वर्ष से लगातार वहीं पे है, तो भारतीय नागरिकता उसका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। एक एक जो है आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे, किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। प्रश्न है कि कौन सा समिति है जिन्होंने कहा था कि प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की व्यवस्था की जाए। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश किया था कि जो प्रवासी भारतीय है उनको दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की जाए। मतलब प्रवासी भारतीय को दोहरी नागरिकता दी जाए, सिफारिश करने वाली समिति है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये जो है 2019 का जो अधिनियम आया था, इसमें आपको ऐसे ध्यान रखना है, BAP बाप, तो B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, ये 3 देश हैं, इनके अल्पसंख्यक के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता। जो पहले नियम था कि यदि आप अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक है, भारत में आप रह रहे हैं, 11 वर्ष हो गया तो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उसको कर दिया है 5 वर्ष। अब 5 वर्ष हो गया तो आवेदन दे सकते हैं नागरिकता के लिए। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था, तो 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, तिथि ये महत्वपूर्ण है कि 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था कब लागू किया गया था, तो 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो अनुच्छेद 9 के तहत जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति है जो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त होता है स्वतः किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जाता है, यानी नागरिकता प्राप्त करने का 5 प्रकार है, प्राप्त करने का 5 प्रकार है, ये ध्यान रखना आपको। और कौन कौन से
प्रकार है। तो जन्म से प्राप्त नागरिकता, जन्म से, जैसे कोई जो है बच्चा है, उसके माता पिता जो है भारत के नागरिक हैं, तो वो उनको जन्म से नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, यानी वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, जन्म से प्राप्त नागरिकता। तो जन्म से, वंश से और पंजीकरण से। चौथा है देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, देशीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा प्राप्त नागरिकता, यानी कोई देश, कोई क्षेत्र है जिसको जीत करके भारत में शामिल कर लिया गया है, तो क्षेत्र समाविष्ट द्वारा प्राप्त नागरिकता इसको कहेंगे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 11 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है। यानी नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को दी गई है अनुच्छेद 11 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो विधि पारित करके, यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता से वंचित करने का टोटल 3 प्रकार है और नागरिकता प्राप्त करने का टोटल 5 प्रकार है। तो वंचित करने का टोटल कितना प्रकार है? 3 प्रकार से वंचित किया जा सकता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर, प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? 2003 में। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पे ये आया था और प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? 2003 में। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो प्रवासी भारतीयों के आवेदन पे। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? जो प्रवासी भारतीय हैं उसको सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI कहते हैं। यानी प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये कहेंगे, OCI। नेक्स्ट है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस अधिनियम? 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में। नेक्स्ट है किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? तो जन्मजात नागरिक समझा जाएगा जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो। यदि कोई व्यक्ति है जो 26 जनवरी या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया है तो उसको जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। जन्मजात 26 जनवरी 1950 या उसके बाद यदि जन्म लिया है तो जन्मजात नागरिक इसको समझा जाएगा। अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है। जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? जन्म से नागरिक होने के लिए क्या शर्तें हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो। यानी जन्म से नागरिकता लेने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो तो जन्म से नागरिक समझा जाएगा। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा। एक नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा कोई एक भारतीय हो। तो ये जो है आपका हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नहीं, इसीलिए इसको तेज़ी में मैंने पढ़ दिया। अब जो प्रारंभ करेंगे ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा।
वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? वंशानुगत के आधार पर जो है नागरिकता अर्जन करने की शर्त क्या है? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो। यानी जन्म के समय जो है माता पिता यदि भारतीय नागरिक हो, कब से? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 92 के बीच, तो उसको जो है नागरिकता मिल जाएगा। किस आधार पे? वंश के आधार पे। नेक्स्ट है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान किया गया है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे हो, यानी नागरिकता जो है पंजीकरण के माध्यम से 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान है। पंजीकरण से आप नागरिकता कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व, यानी जिस समय वह नागरिकता का आवेदन दे रहा है उससे पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। तो ये अब आएगा देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन करने का क्या प्रावधान है? तो संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, अच्छे चरित्र वाला हो। यानी देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना होगा। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में जो है किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो और चरित्र जो हो वह भी अच्छा हो। अगला है, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, यानी केवल भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, ये आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। अब जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है जो संविधान प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, यानी माता पिता यदि भारत में जन्म लिया है तो भी प्रावधान किया गया है। अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा था किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतः निवासी रहा हो, तो 5 वर्ष तक रहा हो। भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया, उनको भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था, तो ये भी प्रावधान है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से आपका जो है नागरिकता आपका कंप्लीट होने वाला है। नागरिकता को कल जो है नागरिकता और इसके साथ आगे वाला टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहीं तक आज के वीडियो को रखते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।